अब पहले हमने एक्स कंपोनेंट कंसीडर किया, नाउ आई एम गोइंग टू कंसीडर द वाई कंपोनेंट ऑफ द मोशन अकॉर्डिंग टू गैलीलियो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई है, जिसको हम यू साइन थीटा लिखते हैं। उसके बाद एक्सीलरेशन क्या है भाई, एक्सीलरेशन है आपका ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है और मोशन इन वन डायमेंशन में हमने साइन कन्वेंशन आपको बता रखा था। एक बार फिर से दोहरा दूं, जो चीजें ऊपर की तरफ जा रही हैं या अपवर्ड डायरेक्टेड हैं वो प्लस में ली जाएंगी और जो नीचे डायरेक्टेड हैं वो माइनस में ली जाएंगी, इसलिए ए वाई माइनस जी हो गया। टाइम टेकन, मान लो ये कितनी हाइट असेंड कर रहा है बेटा, ये हाइट असेंड कर रहा है h इज इक्वल टू प्लस वाई, क्योंकि अपवर्ड है। ठीक है, देखो हम इसे नहीं मिटा सकते क्योंकि हमें इसका बार बार काम पड़ना है, तो इसलिए इसे हम नहीं मिटाएंगे, हम इरेज करेंगे ये वाला पोर्शन। वीडियो को पॉज कीजिए और इस व्हाइट बोर्ड पर पहले ये डायग्राम बनाइए, उसके बाद ये असम्पशंस लिखिए, फिर ये यहां से कंटिन्यू करिए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब देखिए मैं स्टेप बाय इसको इरेज कर रहा हूं, ये जगह मैंने खाली की। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो यहां करेंगे, जो चीज भी हम लिखेंगे, ये फिगर हम आपका मिटाएंगे नहीं, हमें जो करना होगा हम इसके आगे करते हैं। उम्मीद करता हूं वो आपने नोट कर लिया होगा। अब हाइट टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए एस यहां पर एच है और एच की जगह पर है वाई, तो यहां हमने लिखा वाई, यू की जगह पर है यू साइन थीटा लिख दीजिए, और टी हमने माना हुआ है इसको हम लिख देंगे। उसके बाद 1/2, बेटा जी माइनस में है इसलिए यहां माइनस लिखा जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में हमने टी की वैल्यू कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग टी फ्रॉम 2 इन 1, तो 1 से फ्रॉम 1 इन 2 you will get u sin theta into t की वैल्यू क्या, x अपॉन यू एक्स। बेटा अगर यू वाई यू साइन थीटा के बराबर है तो फिर यू एक्स किसके बराबर होगा, यू कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक, माइनस हाफ ऑफ जी टाइम्स टी की जगह पर आप लिखोगे x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे भी आपने नोट कर डाला। जब आप इसे नोट कर डालेंगे तो अब हम ये वाला पोर्शन इरेज करेंगे। कौन सा पोर्शन इरेज करेंगे, एक एक पोर्शन इरेज करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हमने फिर इरेज किया, ठीक है, इतना इरेज किया। अब इस इक्वेशन को हम यहां लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू, देखो बेटा u से u कैंसिल हुआ, ये हो गया x tan थीटा, क्या हो गया x tan थीटा माइनस, उसके बाद जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। बेटा ये थीटा नॉट है, क्या ये थीटा नॉट, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था ये। ठीक है, तो यहां भी हम क्या लिखेंगे, tan थीटा नॉट, और यहां लिखेंगे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। अब याद करिए मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया है, फंक्शन में क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ाया है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होता है वो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। अगर उस कसौटी पर आप इस इक्वेशन को तौलेंगे तो आप पाएंगे कि y और x में क्वाड्रेटिक का रिलेशन है। एक बार फिर से ये देखिए x की 1 पावर है और ये x की 2 पावर है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए तो इसे हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। उस शेप ऑफ द कर्व, नेचर ऑफ द कर्व पैराबोलिक है, तो हम लिखेंगे हेंस
path of the projectile is parabola या पैराबोला। इसको ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये एक 2 से 3 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं। ये पूछा जा सकता है आपसे, प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला में आपको 2 कंपोनेंट्स कंसीडर करने होंगे मोशन के। एक्स कंपोनेंट जो कि नॉन एक्सीलरेटेड है, जिसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, उससे हम टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और फिर हम वाई कंपोनेंट ऑफ मोशन यानी वर्टिकल मोशन को कंसीडर करते हैं, जो कि एक्सीलरेटेड मोशन है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, हाइट के थ्रू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जाता है। और फिर उस तरीके से इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन 1 से टी की वैल्यू लाकर इसमें रख देते हैं, और जो इक्वेशन हमारे सामने आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो ये था पहला प्रूफ इस चैप्टर से, प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। अब हम एक एक करके आपको 3 और टर्म बताएंगे। अब हम ये पूरा मिटा रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप ये सब नोट कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन ये फिगर हम नहीं मिटाएंगे। क्यों नहीं मिटाएंगे उसकी वजह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज ये सीख लीजिए कि ड्यूरिंग द इंटायर मोशन of the projectile, during the entire motion of the projectile, x component of velocity of projection, velocity of projection remains constant, ठीक, ये याद रखिएगा। यानी जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी यही वेलोसिटी ux, यानी यहां पे जो vx है वो ux के बराबर ही होगा। और एट द टॉप पॉइंट ये ux है, ये ux ही रह जाएगा। और जब आप इधर का कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे तो वेलोसिटी चूंकि कर्व पर टेंजेंट होती है, ये हम आपको मोशन इन 1 डायमेंशन से ही बता चुके हैं। तो इसका मतलब अब यहां पर जो ये एंगल है थीटा से हो जाएगा। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी आप मान लीजिए v डैश बार, तो ये होगा v डैश x और ये होगा v डैश y। लेकिन बच्चों v डैश x की वैल्यू ux ही रहेगी पूरी मोशन में। असेंट, यहां तक असेंट, फिर यहां तक डिसेंट, इस पूरी मोशन के दौरान 2 चीजें नहीं बदलती। एक तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बदलता, और दूसरे वेलोसिटी का x कंपोनेंट नहीं बदलता। जो कंपोनेंट x का यहां पर होगा वेलोसिटी का, वही कंपोनेंट यहां पर भी होगा, वही कंपोनेंट यहां पर भी होगा, और वही कंपोनेंट ux का यहां पर भी होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, देखिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से। अब हम लोग इसमें जो पहला डेरिवेशन करेंगे एक और, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। किसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम लोग? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पहला डेरिवेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट t, द टोटल टाइम फॉर विच projectile remain in air, the total time for which projectile remain in air, the total time for which, जगह बचाना है भाई, the total time for which projectile remain in air is known as time of flight। इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। वो टाइम जिस टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। कहां से शुरू करेगा? यहां से यहां तक। लेकिन
ये मोशन दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, एक वर्टिकल असेंड और एक वर्टिकल डिसेंड, दो पार्ट में। तो कंसीडर, अब इसको ओ माना है, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। कंसीडर द वर्टिकल कंपोनेंट, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन फ्रॉम O टू A। O टू A की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन को अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी दैट इज uy की वैल्यू आप लिखेंगे u sin थीटा। कॉल लेट t1 इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम O टू A, ठीक है। लेट t1 इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम O टू A। O से A तक पहुंचने में मान लेते हैं कि t1 टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, t1 टाइम लगता है। तो एक्सीलरेशन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में -g है, और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी vy की वैल्यू यहां पर 0 होगी, vy की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ अगर लिखा जाए तो vy की वैल्यू यहां पर 0 होगी, uy की वैल्यू यहां पर u sin थीटा होगी, और a की वैल्यू -g और ये t1। तो t1 की वैल्यू हो गई u sin थीटा अपॉन g। ये टाइम ऑफ असेंड आ गया। क्या है ये, टाइम ऑफ असेंड। दिस इज टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ असेंड, ठीक। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, और ये इतनी हाइट पर फेंका ही नहीं जाता कि आप एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में लें, यानी एयर से कोई रेजिस्टेंस इसके ऊपर लगे, ऐसे इतनी हाइट पर हम नहीं फेंक पाते। तो इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, तो टाइम ऑफ असेंड यानी t1, टाइम ऑफ असेंड t1 इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी A से B तक पहुंचने में लगा टाइम। तो हमें टाइम ऑफ डिसेंट निकालने की भी जरूरत नहीं है। t1 की वैल्यू t2 के बराबर मान लेते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट दैट इज t2, ठीक। t1 की वैल्यू किसके बराबर है, t2 के बराबर है। अब चलो जब जरूरत पड़ेगी तो फिर इस फिगर को हम दोबारा, नहीं बड़ी मेहनत लगती है भाई, फिगर बना बनाया है, इसी फिगर पर सब एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ये वाला हिस्सा हम मिटाकर लिखते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके ये वाला पोर्शन पूरा नोट कर लीजिए, कम से कम यहां तक नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन पूरा करने के लिए हमें इस हिस्से को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिगर क्लियर है, आप लिख सकते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ डिसेंड दैट इज t1 प्लस t2। तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लेक्टेड हो तो टाइम ऑफ असेंड की वैल्यू टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होती है, और t1 की वैल्यू आपने u sin थीटा निकाल रखा है, u sin थीटा अपॉन g, तो ये भी हो गई u sin थीटा अपॉन g, ठीक। तो t की वैल्यू हो जाएगी 2u sin थीटा अपॉन g। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया। किसका फार्मूला आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया, ठीक है। ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की। इस पर क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको बताना भी जरूरी है।
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की। वीडियो को पॉज करके आपको नोट करना है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। सब रिकॉर्डेड मामला है, तो कहीं अगर कुछ छूट जाए तो वहीं पर आप फिर से वीडियो देख सकते हैं और रोक कर नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करेंगे कौन सा, घबराइए नहीं, ये सब पूजा पाछा नहीं आता। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्लियर है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम लोग लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है, जहां से फेंका और जहां पे जाके गिरा, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे आर को, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट is known as horizontal range। इसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, ठीक। तो चूंकि बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं ux इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी r अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट यानी t, यानी r इज इक्वल टू ux इंटू टी, ठीक। अब ux की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो और आपको इसकी भी वैल्यू मालूम है टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, ux की जगह पर लिखो u cos थीटा नॉट, u cos थीटा नॉट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखो 2u sin थीटा नॉट अपॉन जी, ठीक। वहां पे शायद हमने नॉट लगाना भूल गए हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के एक्सप्रेशन में, तो आप वहां पर थीटा नॉट लिख लीजिएगा, जहां जहां पे नॉट नहीं लगा वहां पे लगा लीजिएगा, भूल चूक लेनी देनी, ठीक। तो ये हो गया बच्चों। आप जानते हैं ये जो लिखा हुआ है 2 sin थीटा नॉट cos थीटा नॉट, अगर आपने मैथमेटिक्स ली हुई है तो आपको ये फार्मूला पता होगा। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, लेकिन है तो यहां पर a की जगह पर क्या है थीटा नॉट, तो हम इसको लिख सकते हैं रेंज r का एक फार्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा नॉट अपॉन g। ये देखिए साहब, ये रेंज का पहला फार्मूला आया। अभी बहुत कुछ बाकी है, इसमें बहुत सारी बातें करनी है हमको। ये रेंज हो गया। R विल बी मैक्सिमम, R विल बी मैक्सिमम, R विल बी मैक्सिमम इफ sin 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 1, और ये तब पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू sin 90 डिग्री हो जाए। जैसे कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 जो होती है वो 1 होती है, और वो किस एंगल पर होती है 90 डिग्री पर होती है। तो ये हो गया 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इंप्लाइड दैट थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तब आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, आर मैक्सिमम की वैल्यू होगी यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इफ वी प्रोजेक्ट a projectile at an angle of projection 45 degree, it will cover maximum horizontal distance। किसी भी प्रोजेक्टाइल को दूर से दूर अगर फेंकना हो तो फिर आप उसको 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। इसमें अभी एक बात और करनी है, तो आपके सामने क्लियर कट वीडियो है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम हॉरिजॉन्टल रेंज को फिर से मिटाने जा रहे हैं, इतना वाला पोर्शन हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ काम करना है। अब हमारी मैथमेटिक्स, ये भी मिटा देना बेटा, ये पिछले फिगर में लिखा हुआ था। अब हमारी मैथमेटिक्स जो है वो हमसे ये कहती है कि इफ एज
ये जो साइन 2 थीटा होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 2 थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2 कॉमन ले लो और इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक, तो अब यहां जो लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा नॉट अपॉन जी। क्यों लिखा मैंने ऐसा? एक्चुअली थीटा नॉट एंड 90 माइनस थीटा नॉट आर दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है भाई ये? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ अ प्रोजेक्टाइल send if a projectile projected twice with complementary angles then ranges are equal। दो बार फेंको, एक बार थीटा से और एक बार 90 माइनस थीटा से, तो आपको रेंज सेम मिलेगी। अभी एक एग्जांपल से भी इसको क्लियर कर देंगे। ट्वाइस विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंजेस आर इक्वल। रेंजेस क्या होंगी बच्चों? इक्वल होंगी। ये बात है। क्या बात है भाई? ये बात है। देखो मिसाल के तौर पर इसको मिटा रहा हूं। अब ये वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये तो आप व्हाइट को बोर्ड को नोट कर ही लेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मान लेते हैं, तो आर मैक्सिमम की आर की वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और साइन 60 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, ये आ गया। अच्छा, अब तो एंड अगर हमने थीटा नॉट की वैल्यू 90 माइनस 60 डिग्री यानी 30 डिग्री रखी, तब भी देखो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन जी। तो साइन 60 की भी वैल्यू क्या होती है? √3/2। देखो दोनों से रेंज सेम आई कि नहीं? तो इसका मतलब अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे तो रेंज सेम होगी। ठीक, ये था रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन।